नमस्ते दोस्तों। आज हम वोडाफोन आइडिया के फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कल शाम को अनाउंस हुए। और साथ ही साथ आपने कई सारे नेगेटिव रिएक्शंस भी शायद सुने होंगे या पढ़े होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू 10% से गिर गया, नेट लॉस का फिगर 25,000 करोड़ के ऊपर चला गया, वगैरह वगैरह। बहुत से लोगों ने कंपनी को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया है कि अभी ये कंपनी सरवाइव नहीं करेगी। बहुत लोगों ने ऐसी उम्मीदें बांध रखी थी कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से लॉकडाउन पीरियड में मोबाइल ऑपरेटर्स को बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि डेटा कंजम्पशन शूट हो रहा था। लोगों को घर बैठ के इंटरनेट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि लॉकडाउन की वजह से रिचार्ज के सारे दुकान बंद थे। इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा पॉपुलेशन परसेंटेज है जो अभी भी दुकान में जाके रिचार्ज करना प्रेफर करता है, या फिर उनको दूसरा ऑनलाइन का रिचार्ज का ऑप्शन अभी तक ठीक से पॉसिबल नहीं है, जमता नहीं है। तो रिचार्ज के दुकान बंद होने की वजह से इन सारे लोगों के रिचार्ज भी बंद हो गए थे। साथ ही साथ कई लोगों के जॉब्स आइदर चले गए थे या फिर काम टेम्पररी बंद हो गया था। उस वजह से उन सारे लोगों का रिचार्ज का खर्चा भी हो सकता है उन्होंने कट किया हो। तो इन सब का इफेक्ट तो ये सारे मोबाइल ऑपरेटर्स पे तो पड़ना ही था। एयरटेल के रिजल्ट्स में भी हमने देखा कि उनको भी थोड़ा बहुत फर्क डेफिनेटली पड़ा था इस लॉकडाउन की वजह से। तो वोडाफोन आइडिया के केस में वो इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था मेरे हिसाब से। 5 to 10% का रेवेन्यू ड्रॉप तो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए 10% ड्रॉप का फिगर आने से मैं कुछ बहुत बड़ा नेगेटिवली सरप्राइज नहीं हूँ। अब रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिव्स भी है क्या, या सब कुछ नेगेटिव है, ये अब आने वाले स्लाइड्स में आपको कुछ बातें मैं शेयर करूंगा आपके साथ मेरे एनालिसिस के। तो देखते हैं आगे के स्लाइड्स में कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो बाकी सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या कंपनी ठीक रास्ते पे प्रोग्रेस कर रही है क्या, ये हमें दिखेगा। आइए देखते हैं। पॉजिटिव्स देखने से पहले थोड़े से नेगेटिव्स देख लेते हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ बातें नोट्स में या नीचे पॉइंट्स में मेंशन की थी, जिस पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के साथ वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि एजीआर ड्यूज का टोटल फिगर उनके हिसाब से 46,000 करोड़ का है, सारे कंप्यूटेशनल एरर्स निकालने के बाद, जिसके लिए मेरे ख्याल से डीओटी भी राजी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने यानी कि जुलाई महीने में जो हियरिंग हुआ, उसमें वो कंप्यूटेशनल एरर्स का एडजस्टमेंट भी रिजेक्ट कर दिया है। काफी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन उन्होंने वो एडजस्टमेंट भी जिसके लिए डीओटी खुद राजी था वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो पूरे के पूरे ड्यूज उनको पे करने पड़ेंगे। तो पहले जो 58,000 करोड़ का जो फिगर आया था, वो फिगर डीओटी ने 2017 फाइनेंशियल ईयर तक का कैलकुलेशन किया था। अब कंपनी ने आगे के कैलकुलेशंस भी किए हैं और एस्टिमेट जो फिगर उनका है वो तकरीबन 65,000 करोड़ का है। तो 46,000 करोड़ तक का उन्होंने अपने रिजल्ट्स में मार्च के क्वार्टर तक ही राइट ऑफ कर दिया था। अब एडिशनल और 19,000 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम इस जून क्वार्टर में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उस वजह से प्राइमरीली उस वजह से कंपनी का नेट लॉस का फिगर जो है वो 25,000 करोड़ के ऊपर चला गया। अब देखते हैं कि सिचुएशन फिलहाल कैसी है। 65,000 करोड़ में से वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी तकरीबन 7,850 करोड़ का पेमेंट कर दिया है। अगर उनको 15 साल में रीपे करने का टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, अभी कुछ दिनों में हियरिंग हो ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर 15 साल का टाइम ड्यूरेशन मिलता है 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे, तो फिर वोडाफोन आइडिया को हर साल तकरीबन 5 से 6 हजार करोड़ का पे आउट देना पड़ेगा। हर साल के 5 से 6 हजार करोड़ का पे आउट, यानी कि वोडाफोन आइडिया को उनके रेवेन्यूज को भी एग्रेसिवली बढ़ाना ही पड़ेगा, इस हद तक कि उनको कम से कम क्वार्टर के 2,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट वो लोग जनरेट कर सके। फिलहाल याद रखिए, फिलहाल वोडाफोन आइडिया कैश लॉस कर रही है। तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ का उनको कैश लॉस हो रहा है। तो उनको 2000 करोड़ के कैश प्रॉफिट तक पहुंचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया अगर उनके रेवेन्यू 13,500 करोड़ के ऊपर लेके जाता है
क्वार्टरली रेवेन्यू, तो फिर वो कैश ब्रेक इवन पे आ जाते हैं। यानी कि 15,000 करोड़ का मिनिमम उनको टारगेट करना ही पड़ेगा क्वार्टरली रेवेन्यू का जल्द से जल्द पहुंचने के लिए, ताकि वो ये 2,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट का फिगर अचीव करने के नजदीक हो और फिर ये एजीआर ड्यूज के पेमेंट्स वो लोग हैंडल कर पाए। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। वोडाफोन आइडिया अपने हर रिजल्ट के साथ कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की डेटा शेयर करता है, स्टैटिस्टिक्स शेयर करता है। उन स्टैटिस्टिक्स अगर हम ठीक से स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं, सही रास्ते पे जा रही है या नहीं। तो याद रखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का पहला झटका जो आया था तो अक्टूबर के महीने में हुआ था, यानी कि वो दिसंबर 2019 का क्वार्टर चालू था। उस क्वार्टर में इतना बड़ा झटका लगने के बाद क्या कंपनी ने अपना नेटवर्क एक्सपांशन का या नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम बंद कर दिया? तो बिल्कुल नहीं। आप अभी इन स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, दिसंबर क्वार्टर से आगे भी उन्होंने उनका काम नहीं रोका, ये हमें अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नेटवर्क और कवरेज स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टॉवर्स, तो ये फिगर क्यों नीचे जा रहा है, 1,89,000 टॉवर्स से 1,81,000 टॉवर्स पे क्यों आ गया? क्योंकि डुप्लीकेट टॉवर्स वो लोग बंद कर रहे थे। कई सारे जगह पे जहाँ पे एक ही लोकेशन में वोडाफोन का और आइडिया का अलग अलग टॉवर था, वो अभी इंटीग्रेट करके एक सिंगल टॉवर रख रहे। तो काफी सारे ये जो डुप्लीकेट टॉवर्स थे, एक ही रीजन को केटर कर रहे थे, वो काफी उन्होंने बंद कर दिए। तो पिछले एक साल में कुछ 8,000 8,500 टॉवर्स उन्होंने वैसे बंद कर दिए। दूसरा, लेकिन उन टॉवर्स के बंद होने की वजह से क्या उनका कवरेज कम हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि 2G कवरेज जो है वो वैसा का वैसा ही है। उन्होंने 2G कवरेज में कोई भी चेंज नहीं किया है, एक्सपांड भी नहीं कर रहे और घटा भी नहीं रहे। हाँ, डेफिनेटली कुछ उन्होंने टॉवर्स 1,500 से 2,000 टॉवर्स ऐसे भी उन्होंने निकाल दिए हैं जो बहुत ही लो यूसेज के टॉवर्स थे, जहाँ पे जिस एरिया में बहुत ही कम यूसेज हो रहा था, वैसे कुछ 1,500 से 2,000 टॉवर्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। लेकिन फिर भी कवरेज में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ब्रॉडबैंड टॉवर्स के फिगर्स देखें तो वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। 1,57,000 टॉवर्स से अभी 1,62,000 टॉवर्स के ऊपर चला गया फिगर। याद रहे, ये टॉवर्स है। अभी इसके ऊपर जो इक्विपमेंट ब्रॉडबैंड का लगता है, यानी कि 3G 4G का जो इक्विपमेंट लगता है, वो एक एक इक्विपमेंट, यानी कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को केटर करने वाला इक्विपमेंट को एक साइट कहा जाता है या BTS कहा जाता है। तो वैसे उनके कितने BTS अभी हुए देखिए, 3,92,000 पिछले जून में जो फिगर था, वो अभी बढ़ते बढ़ते 4,46,000 पे चला गया है। यानी कि पिछले एक साल में उन्होंने तकरीबन 54,000 नए BTS लगाए हैं। वो ज्यादातर 4G के ही है। 4G सर्विस में भी TDD और FDD ऐसे दो अलग टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, उनके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी यूज होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग BTS काउंट होता है। तो इसीलिए ये जो फिगर आप देखते हैं 4,46,000 ब्रॉडबैंड साइट्स, लेकिन टॉवर्स तो 1,62,000 ही है। यानी कि हर ब्रॉडबैंड टॉवर के ऊपर तकरीबन 3 अलग अलग टाइप के BTS वो लोग फिट कर रहे हैं। 3G के इक्विपमेंट अभी धीरे धीरे वो बंद कर देंगे, आगे चल के सिर्फ 4G ही रहेगा। अभी 4G का ब्रॉडबैंड कवरेज अगर आप देखें तो उसका भी नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, ये सेंसस टाउन्स एंड विलेजेस वो लोग काउंट करते हैं। तो उसका फिगर भी आप देखें तो पिछले जून में जो 2,85,000 टाउन्स एंड विलेजेस पे कवरेज था, वो अभी बढ़ के 3,27,000 पे पहुंच गया है। और याद रखिए, ये सारे फिगर्स अगर आप देखें तो दिसंबर 2019 के क्वार्टर के बाद वो प्रोग्रेस रुका नहीं है। हाँ, जून क्वार्टर में स्लो डाउन जरूर हुआ है, लेकिन उसका रीजन भी मेनली कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था वो है। ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया ने उनका काम स्लो डाउन बहुत फास्ट तरीके से स्लो डाउन कर दिया है, या नेटवर्क का इंटीग्रेशन का काम उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कंपनी चाहती है कि वो सरवाइव करे, और उसके लिए वो पूरी तैयारी तो कर रही है कि नेटवर्क एक बार रेडी हो जाए तो एग्रेसिवली वो मार्केट करके कस्टमर्स जीत सकेगी। अब बात करते हैं कस्टमर बेस स्टैटिस्टिक्स की।
तो ये सभी लोग जानते हैं कि जब से वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है तब से ऑन रेगुलर बेसिस ये कंपनी अपने सब्सक्राइबर्स लूज करते आई है और काफ़ी फास्ट लूज कर रही है। इसके मैंने पिछले मेरे वीडियोस में भी रीजंस दिए हैं और जो काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था ये मैंने बताया था। अब जून के क्वार्टर में पर्टिकुलरली वीएलआर बेस अगर आप देखें तो शार्पली ड्रॉप हो गया है, नियरली 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम हो गए। लेकिन ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया के अकेले की बात नहीं है। जून के क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे ऑपरेटर्स, ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स के काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने यूसेज कम कर दिया था या बंद कर दिया था। उस वजह से जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस काउंट है वो सबका ड्रॉप हुआ है। अब बात करते कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिसकी तरफ बहुत से लोगों ने अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो अभी दूसरा वाला लाइन देखिए, पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स का परसेंटेज। तो वोडाफोन आइडिया का पिछले साल 7.2% का पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स थे, यानी कि उनके सारे टोटल सब्सक्राइबर्स में से 7.2% पोस्टपेड के थे, बाकी के प्रीपेड कस्टमर्स थे। ये फिगर जो है ये एयरटेल के मुकाबले काफी बेटर है। एयरटेल का यही फिगर 5% से 5.5% के बीच में है। ऑन द अदर हैंड वोडाफोन आइडिया के केस में 7% के ऊपर कंसिस्टेंटली उनका पोस्टपेड सब्सक्राइबर बेस का परसेंटेज है। बढ़ते बढ़ते वो अभी मार्च क्वार्टर में 7.9 था, जून में थोड़ा सा कम होके 7.7 है। फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस जून क्वार्टर में पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स का परसेंटेज डेफिनेटली बेटर है। तो ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है कि डिस्पाइट ये सारे नेटवर्क इंटीग्रेशन के इश्यूज और ये एजीआर केस के जो न्यूज फ्लो, नेगेटिव न्यूज फ्लो था, उन्होंने उनके पोस्टपेड कस्टमर्स को बांधे रखा है, उसमें ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। और ये पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स जो है वो ऑन एन एवरेज ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। एक बार अगर ये एजीआर केस का 15 साल का इश्यू अगर सेटल हो जाता है, उनको 15 साल रिपेमेंट के लिए मिल जाएंगे, श्योर हो जाता है, तो ये नेगेटिव न्यूज फ्लो उसके अराउंड जो है वो बंद हो जाएगी और वोडाफोन आइडिया फिर एग्रेसिवली नए कस्टमर्स के एक्विजिशन के पीछे जा सकेगी। वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो सिर्फ इस केस की वजह से है। अगर ये केस का फाइनल हियरिंग हो जाता है और 15 साल का ड्यूरेशन एक बार मिल जाता है कंफर्म, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी के नेगेटिव न्यूज फ्लो का एंड हो सकता है। उसके आगे हम लोग काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे के बाकी के जो फिगर्स आप जल्दी से देख ले तो 4G सब्सक्राइबर बेस का काउंट जो है वो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में स्टेडी है, 104 to 105 मिलियन के आसपास चल रहा है। भले ही उनका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस काउंट रैपिडली गिरा हो, फिर भी 4G सब्सक्राइबर्स का काउंट गिरा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात वो भी है कि टोटल सब्सक्राइबर बेस में 4G सब्सक्राइबर्स का परसेंटेज भी उसकी वजह से इंप्रूव हो गया है। अभी फिलहाल 38% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर्स 4G पे है। पिछले साल यही फिगर 26% पे था। डेफिनेटली ये फिगर एयरटेल के मुकाबले वीकर है, लेकिन एयरटेल का भी अगर आप देखें तो पिछले साल 34% उनका सब्सक्राइबर काउंट 4G पे था, अभी वो 49% पे है। तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया भी अगले कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूव करते करते 50% के नजदीक पहुंच जाए। अब बात करते हैं कुछ यूसेज स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक वो लोग हैंडल कर रहे हैं उसका डेटा। तो सबसे पहला लाइन आप देख सकते हैं कि टोटल वॉइस मिनट्स कितने वो लोग हैंडल कर रहे हैं। तो पिछले साल वो फिगर 676 बिलियन मिनट्स था, वो फिगर काफी फास्ट गिरते गिरते अभी सिर्फ 578 बिलियन पे आ गया है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 14.4% का ड्रॉप हुआ है एक साल में। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो 6% का ड्रॉप हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जो मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो वोडाफोन आइडिया छोड़ के गए हैं नेटवर्क, तो वो 2G सब्सक्राइबर्स थे, यानी कि डेटा के कम लोग छोड़ के गए, वॉइस यूजर्स ज्यादा छोड़ के गए। उस वजह से वॉइस मिनट्स नेटवर्क पे जो है वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं, लेकिन उस वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो है डेटा वॉल्यूम का। तो डेटा वॉल्यूम अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है।
पिछले साल जून के क्वार्टर में 3222 बिलियन मेगाबाइट्स का टोटल डेटा वॉल्यूम उन्होंने हैंडल किया था। वो अभी बढ़ते बढ़ते 4522 बिलियन मेगाबाइट्स पे पहुंच गया है, यानी कि एक साल में 40% से ट्रैफिक ग्रो कर चुका है। पिछले एक क्वार्टर में, यानी कि इस कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट आया था, वर्क फ्रॉम होम वगैरह बढ़ गया था, उस वजह से भी 10.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा वॉल्यूम में ग्रोथ मिली है। और याद रखिए, कंपनी ने ऐसा नेटवर्क दिया जो ये हैंडल कर पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी ने अगर नेटवर्क पे कैपेसिटी एक्सपांशन पे खर्चा नहीं किया होता, काम नहीं किया होता, तो नेटवर्क ये डेटा वॉल्यूम सर्ज हैंडल ही नहीं कर पाती। ये हैंडल कर पा रहे हैं, और ना कि सिर्फ इतना ही, वो और भी ज्यादा डेटा वॉल्यूम हैंडल करने की तैयारी में है। तकरीबन पिछले 2 महीने से वोडाफोन आइडिया बहुत सारे सर्कल्स में, या हो सकता है ऑल ओवर इंडिया, डबल डेटा के काफी सारे प्लान्स ऑफर कर रहा है। स्पेशली स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जो 4G पे काम करते हैं या 4G नेटवर्क यूज करते हैं, तो उनके लिए ये डबल डेटा के प्लान्स काफी अट्रैक्टिव है। प्राइसिंग में उन्होंने एग्जैक्टली 2 GB डेटा के जो प्लान्स थे, उसी प्राइस में वो लोग 4 GB का डेटा ऑफर कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो हैवी डेटा यूज करते हैं, तो वो लोग ये प्लान्स ऑप्ट कर रहे हैं, और उस वजह से मैं मानता हूं कि डेटा ट्रैफिक भी बढ़ेगा और कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होगा। और यही नहीं, काफी सारे डेटा हैवी यूजर्स जो है वो वोडाफोन आइडिया नेटवर्क पे धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करेंगे। मेरा मानना तो यही है, एक बार सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल हियरिंग हो जाता है, कंपनी का सर्वाइवल कंफर्म हो जाता है, तो बहुत सारे यूजर्स लाइन पे खड़े हैं कि वो दूसरे ऑपरेटर्स छोड़ के वोडाफोन आइडिया पे आ जाए, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट होना शुरू हो सकता है। अब फाइनली बात करते हैं शेयर प्राइस की। कल शाम को वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 8 से 8:30 के बीच में क्लोज हुआ है। उसके मार्केट खत्म होने के बाद ये रिजल्ट आया है। हो सकता है उसका रिएक्शन आज नेगेटिव हो और शेयर प्राइस गिरे। अभी मैं ये एग्जैक्टली तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कहाँ तक गिरेगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर वो सब्सटैंशियली गिरता है तो अट्रैक्टिव होता है। कुछ इन्वेस्टर्स जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं, वो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट का सोचे। ये प्राइस थोड़ा बहुत रिकवर होने के काफी अच्छे चांसेस है ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। मैं बहुत शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं। अगले 2-3 क्वार्टर्स में हमें पता चल जाएगा कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं। अगर जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे कंपनी ने प्रोग्रेस किया, तो डेफिनेटली इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा निकलेगी। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से 8.5 रुपए के ऊपर से वो अगर गिरते गिरते अगर 5 रुपए जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का जरूर सोचिए। थोड़ा रिस्क है इसमें, क्योंकि कंपनी का सर्वाइवल अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर ये सर्वाइवल कंफर्म हो जाता है, तो ये शेयर प्राइस सडनली जंप करेगा, तो वो रिस्क उठाने की तैयारी रख के ही इन्वेस्ट करे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की, वो आपको कैसे लगी उसके ज़रूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और भी आपके जो दोस्त इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, उनको भी डेफिनेटली इसका फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।